फायदेमंद फंड की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमेशा की तरह इस पेशकश में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत है आपका। तो नियम अनुसार हम दर्शकों के सवालों के जवाब तो देंगे ही, और उससे पहले एक छोटी सी चर्चा किसी एक मुद्दे पे करेंगे जो कि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है। फिरोज, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के अहम लक्ष्यों की। बहुत सारे लोग हैं जो जब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि जीवन में क्या क्या चीजों के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बहुत कम केसेस में देखा गया है कि दोनों में बहुत अच्छा तालमेल होता है, जहां पे शख्स को पता होता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, क्यों चाहिए, इन लक्ष्यों के लिए चाहिए। आज जिन लक्ष्यों की मैं बात कर रही हूँ उनमें से सबसे अहम है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आपका रिटायरमेंट। दोनों ही ऐसे लक्ष्य हैं जिसको लेके जागरूकता आपने होनी चाहिए फ्रॉम डे वन। डे वन से मेरा मतलब है डे वन फ्रॉम द डे यू गेट योर सैलरी, उस दिन से आपको शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। बहरहाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक ऐसा मुद्दा है जहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। एक पेरेंट होने के नाते मेरे ख्याल से आप भी इस अहमियत को समझते होंगे। अपने रिटायरमेंट को शायद टाल दें लोग, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है वो पहले से ही उसका बंदोबस्त हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अहम लक्ष्य के बारे में? कविता जी, जो आपने कहा ना, बहुत सही है। आज अगर हम देखें लास्ट 1-10 सालों में डिमांड फॉर इंटरनेशनल स्कूल काफी बड़ी है। इसका ये मायने है कि आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, बट बच्चों की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सहमत हूँ। ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत अहम गोल है, और लोगों में इसके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है। तो इसकी श्रद्धा को अगर आप न्यूमेरिकली करना चाहते हैं, तो जैसे आपने कहा कविता जी, जैसे आपकी पुश्त आगे बढ़े तो आपको इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी पड़ती है। और सेकंड पॉइंट, जब इस गोल की बात करते हैं तो इस पे महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है हमारी कंट्री में। अगर सब लोग ये चाहें कि बच्चे बेहतरीन स्कूल में जाएं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ता है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि स्कूल की पढ़ाई जो है, जैसे अब मैं अपने चाइल्ड की बात करूं, तो वो अभी 3rd या 4th स्टैंडर्ड में जा रहा है, बट उसकी जो पहली कक्षा की जो फीस थी और आज की देखने जाऊं तो 70% की इंक्रीज है, जो 5-6% का इन्फ्लेशन से कई ज्यादा है। इंटरनेशनल स्कूल में जाता है क्योंकि चाह होती है आपकी, पहले तो वही बड़ा होता है, फिर उसमें बढ़त पे भी बढ़ाई हो रही है थोड़ी ज्यादा तेजी से। तो जितना जल्दी प्लान करें उतना अच्छा है। पॉइंट मैं इन्फ्लेशन की वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो कविता जी आप कह रही हैं उसको सबको नोट करना चाहिए कि ये मजाक नहीं होगा जो इसका इन्फ्लेशन होगा इंडिया में अगले 5-10 सालों में। जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की आयें बढ़ेगी, सबकी एस्पिरेशंस बढ़ेगी बच्चों के प्रति। तो प्लानिंग जल्दी करें। एक और चीज जो मैंने अभी नोट की आपकी समझाइश में, वो ये है कि आप तो केवल स्कूल का खर्चा बता रहे हैं। अब तक कॉलेज और स्पेशलाइज एजुकेशन की तो बात ही हमने नहीं की है। उसका खर्चा तो अभी मतलब उसका एनालाइज करना, उसे कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के ही खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। यस कविता जी, स्कूल के खर्चे बढ़ गए हैं। हमने आनंद राठी में एक रिसर्च की थी हायर एजुकेशन पे इंडिया में 1970 से। और जो भी कॉलेजेस तब मौजूद थी उनकी कॉलेज की फीस तब की ली थी और अब की ली थी, और उसमें क्या महंगाई दर साल दर साल बढ़ा है इसका हमने अनुमान कंप्यूटेशन किया, तो 10% से ऊपर आई। और लॉन्ग टर्म में भी 10% से ऊपर आना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने आईएम्स की ली, जमनालाल बजाज जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फीस 1970 में क्या थी और अब क्या है, 2016 पे स्टडी थी आधारित। सो इन्फ्लेशन हायर एजुकेशन में भी कुछ कम नहीं है, स्कूलिंग में भी इन्फ्लेशन ज्यादा है, हायर एजुकेशन में भी ज्यादा है। जैसे जो ये पेरिफेरल जो कोर्सेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली पैंडेमिक के दौर पे। आप अपने बच्चों को ऑक्यूपाइड रखने के लिए कोई क्लासेस में ज्वाइन कराते हैं, कोई स्पेनिश क्लास जाता है, कोई अदर मल्टीलिंग्विस्टिक बनना चाहता है, तो उस सबके खर्चे को ऐड करके काफी बड़ा भरपान करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऐन मौके पे नहीं कर सकते, बहुत अर्ली प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो फिरोज, ऐसा क्यों है कि खाने पीने की महंगाई दर और एजुकेशन इन्फ्लेशन में इतना अंतर है? जहां पर खाने पीने की महंगाई दर हम ऑलमोस्ट 7% पकड़ते हैं, क्यों एजुकेशन इन्फ्लेशन हम 10 से 12% पकड़ कर चले हैं? इतना इजाफा इस महंगाई में क्यों होता है तेजी से?
देखिए कविता जी, जब भी सप्लाई बढ़ सकती है तो वहां महंगाई इतनी नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेन्स की कमी है, सब्जियों की कमी है, अनियन की कभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है तो इंपोर्ट कर लेते हैं। अपनी स्कूल्स को तो आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, राइट? तो स्कूल बनने में, सप्लाई आने में ज्यादा वक्त लगता है। राइट। तो इसीलिए महंगाई काफी बड़ी रहती है। और इतनी बड़ी आबादी में अगर 2% भी अपने एस्पिरेशंस को बढ़ा दें बच्चों की प्रति, तो उसको बिल्ड करने में 10 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं। वही एमबीए कॉलेजेस बिल्ड करने में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बिल्ड करने में, हायर एजुकेशन। इसीलिए इन्फ्लेशन हमेशा आगे चली, विच इज ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग। ये नहीं होता डेवलप्ड इकोनॉमीज में, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सालों से बना रखा है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज हम ये पैंडेमिक की मायामारी में देख रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है और अब चलते हुए बिल्ड हो रहा है, तो बट उसको बिल्ड करने में 5-10 साल लगेंगे। ऐसा नहीं होता ये ओवरनाइट बिल्ड हो जाएगा। दवाइयां चाहिए, फिर भी आप वैक्सीनेशन इंपोर्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल बेड्स तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए commodities can have lower inflation, infrastructure dependent expenditure will have a higher inflation. ऑलराइट, सवाल अपने आप लगातार यहाँ पर भेजते रहे। एक सवाल जो मुझे आपसे अभी पूछना है इस मुद्दे पे, उसके बाद हम दर्शकों के सवाल लेंगे। फिरोज, जब भी आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं और अगर आपको विदेश जाना है तो विदेश की करेंसी के अनुसार या उसकी इन्फ्लेशन के अनुसार अपना पढ़ाई और एजुकेशन का कॉर्पस इकट्ठा करें। अगर हमें फॉरेन एजुकेशन की प्लानिंग करनी है तो किस तरह से एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर फॉरेन एजुकेशन की बात करें तो एक इन्फ्लेशन थोड़ा घट जाता है, क्योंकि ग्लोबली एक्सपेंस इतना बढ़ नहीं रहा है जितना इंडियन एजुकेशन पे। बट एक दूसरी स्वॉर्ड आ जाती है आपके सर पे, वो होती है करेंसी की डेप्रिसिएशन। अगर आप फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो महंगाई से इतना डरने की जरूरत नहीं है। रूपी डेप्रिसिएशन जो साल दर साल 3-4% हो ही जाता है, उससे डरने की जरूरत है। तो उधर आप 7 से 8% पकड़ सकते हैं। इंडियन एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए 10% पकड़ सकते हैं। स्कूलिंग की एजुकेशन के लिए आप 12% पकड़ना पड़ेगा आपको। तो ये कस्टमाइज्ड इन्फ्लेशन नंबर्स हैं एजुकेशन पे एज पर आवर रिसर्च। ऑलराइट, चलिए इस मुद्दे पे जितने भी सवाल हैं दर्शक भेज सकते हैं। इस बीच में दर्शकों के सवाल लेती हूँ। देवांग अग्रवाल 4:36 PM पे इनका सवाल है। इन्होंने अपने करियर की अभी अभी शुरुआत की है, 2,000 रुपए हर महीना से ये शुरुआत करना चाहते हैं। लंबा इनका लक्ष्य है, लंबी अवधि का इनका लक्ष्य है। चलिए, वेल्थ क्रिएशन इनका गोल हम पकड़ लेते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने करियर की शुरुआत की है देवांग, और बहुत अच्छी बात है कि आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप अभी से ही तय कर लें। फिरोज, 2,000 के लिए एक फंड लें या 2 फंड लें? कविता जी, 2 फंड लेने की क्षमता है 2000 में तो 2 फंड ही लेने चाहिए, क्योंकि पूरी निर्भरता एक फंड मैनेजर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फंड सिक्लिकल होते हैं। तो 2 फंड्स बता देता हूँ। एक होगा लार्ज कैप, एक होगा फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में एचडी इक्विटी फंड, जो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कहा जाता है उसको, और लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप। ये 2 स्कीम्स अगर ये लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो ये दोनों की बहुत नेगेटिव कोरिलेशन है। दोनों ऑपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं, पोर्टफोलियोज में बहुत कम इंटरसेक्शन है। ऑलराइट, ज्ञानेंद्र बाला का सवाल 4:36 PM पर आया हुआ। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की जानकारी ये हमें दे रहे हैं फिरोज, और एनपीएस है इनके पास। 25% इनका पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है एनपीएस से, पीपीएफ में है 25%, गिल्ड फंड्स में डाला है 25%, और सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में डाला हुआ है। 25 साल इस पूरे पोर्टफोलियो को रिटायरमेंट के लक्ष्य के तहत ये दे रहे हैं। हमें रिटायरमेंट के लिए बाला साहब ये जानना होगा कितना कॉर्पस आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो आप 25% आपने डिवाइड किया है अपना पोर्टफोलियो, वो आपने किस आधार पे किया है, कितना आप निवेश कर रहे हैं, उसकी जानकारी अभी अगर सुन रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक बताएं, मिक्स फॉर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कैसा है ये फिरोज? कविता जी, मैं इसको 2 on 10 का स्कोर दूंगा। बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लगता है कि काफी सोच समझ के किया है, बट डेट 75% का डेट, 75% का डेट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25% इक्विटी, उसमें भी इंडेक्स फंड खरीदा है, तो बहुत पेसिमिस्टिक है पोर्टफोलियो। एक बैलेंस, संतुलन रखना, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी नहीं रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म भी नहीं रखनी चाहिए। संतुलन इज द नेम ऑफ द गेम, राइट? बैलेंस।
तो अगर 25 साल की अवधि है और आपके पास इतना समय है तो आप 75% इक्विटी में लगाएं, 25% डेट में लगाएं, मेरे समझ में आता है। इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एनपीएस जो 25% है उसमें थोड़ा इक्विटी होगा, थोड़ा डेट होगा। सो अच्छा, 30,000 उसमें पर कौन मंथ सी डालते स्कीम? हैं, इनका जवाब आया है फिरोज। हाँ, तो मेरे हिसाब से इनको एटलीस्ट 25,000 रुपीज इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में रखने चाहिए, तब जाके इनको डबल डिजिट रिटर्न 10 से 12% 25 सालों की कंपाउंडिंग से मिल सकते हैं। माना कि आपको डर लगेगा क्योंकि अमाउंट 30,000 रुपीज मंथली है, तो प्लीज उससे डरे ना, क्योंकि 10 सालों में ही इक्विटी नेगेटिव रिटर्न दे ही नहीं पाती। कुछ भी कर लें, सेंसेक्स की अगर आप वर्स्ट 10 ईयर रिटर्न भी माने तो वो पॉजिटिव ही आती है अप्रोक्सीमेटली, और फंड्स में तो उससे भी ज्यादा ज्यादा आपकी रिटर्न आती है। तो 75% शुड बी इन इक्विटी, पीपीएफ कैन बी इन डेट बिकॉज वो तो डेट ही है। उसमें भी आपकी रिटर्न कम, पीपीएफ भी अब पेग हो जाता है क्वार्टरली, तो उसका महंगाई का डर इस पोर्टफोलियो को देख के मुझे बहुत लगता है। तो इसीलिए बाला साहब आपको 75% इक्विटी रखनी चाहिए और इसको आपको देखना नहीं चाहिए। जितना देखेंगे उतना आपको ज्यादा डर लगेगा, 10 साल बाद देखेंगे तो यू विल बी फार मोर प्रॉफिटेड। और 25 साल का समय है तो आपको इक्विटी में रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। 442 पीएम पे सुरुचि महाजन का सवाल इंटरेस्टिंग है, ये सवाल लेंगे। फॉर फॉरेन एजुकेशन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन स्टॉक्स? दैट वे वी कैन अवॉइड करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहेंगे फिरोज? सुरुचि का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई गेट फीमेल व्यूअर कॉल्स, क्योंकि वो भी एब्सोल्युटली, अपने मी बच्चों टू, की या पढ़ाई या के बारे में सोच रही है। जी डिलाइट। हैविंग सेड व्हिच, ये बहुत सही तरीका है। देखिए, फॉरेन स्टॉक्स खरीदना, वो खुद से रेमिट करके खरीदना अच्छी रणनीति नहीं होगी, क्योंकि यू कांट डू दिस फुल टाइम। ये आपका पार्ट टाइम अच्छा, जॉब होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखने। तो हाँ, फॉरेन फंड्स भी यही कर सकते हैं आपके लिए। इंडिया बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टिंग फंड्स भी आपको करेंसी डेप्रिसिएशन की मात से बचा सकते हैं। तो हाँ, फॉरेन जाना, टिक मार्क। सेकंड, किस माध्यम से जाना, पैसे रेमिट करके स्टॉक्स खरीदने के बदले इधर से ही रुपी इन्वेस्टमेंट करके फॉरेन इन्वेस्टिंग फंड्स में करेंगे तो आपको रुपी हाँ, डेप्रिसिएशन का एज, अगेंस्ट एज ऑफ दैट रुपी डेप्रिसिएशन विल हैपन ऑटोमेटिकली। सुरुचि। ओके। 442 पर ही आया हुआ रोहन नरकर का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि मौजूदा महंगाई के तहत अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कॉर्पस कितना हमें इकट्ठा रखना चाहिए या कितना टारगेट करना चाहिए? रोहन, कॉर्पस तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसका आज का खर्चा निकाल दीजिए, उसमें आपको महंगाई ऐड इन करनी होगी। लेकिन एक रणनीति अगर आज की महंगाई को तहत हमें अपनानी है तो कैसे अपनानी चाहिए, और क्या आज की महंगाई को देखना चाहिए या अगर इनके पास 5-10 साल है या जो भी इनका टाइम फ्रेम है उस समय की महंगाई देखनी चाहिए? फिरोज? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा, कौन सी हायर एजुकेशन पे डिपेंड करता है। उसमें हाँ, आप फ्रीज करेंगे, आपको तो पता एजुकेशन की सोच रहे हैं, आप एमबीए की सोच रहे हैं, कोई मास्टर्स डिग्रीज अब्रॉड सोच रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कराना हाँ, चाहते हैं, सबकी करंट फी निकाल लीजिए, वो तो आपके लिए आराम से मिल जाएगी। उसकी करंट बिल्कुल। फी को 10 सालों में अगर है तो डबल कर लीजिए, राइट। जो भी आज की फी है वो ले लीजिए, वो तो मिल जाएगी उनकी वेबसाइट्स पे, उसको डबल कर लीजिए अगर 10 साल का समय है, 4 गुना कर लीजिए अगर 20 साल का समय है, और उसके हिसाब से एक एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से मिल जाएगा। तो उस अमाउंट तक 20 सालों में पहुंचने के लिए आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है वो एसआईपी कैलकुलेटर आपको दे देगा, और उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगर वो अमाउंट आज ही इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रेट, वरना जैसे आई बढ़े उस अमाउंट के करीब जाइए, और जो भी स्कीम्स खरीदनी है इक्विटी वाले खरीदिए। 10% 15% डेट में डाल दिया सेफ्टी के लिए, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अचीव। सो द की इज, आपको आज की फीस स्पेसिफिक एजुकेशन की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, और एसआईपी कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। वेबसाइट पे सब मिल जाता है आपको। और इसके लिए आपको कौन कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, ये जब आपकी ये सारी कैलकुलेशन पूरी हो जाए तब हमसे पूछेगा रोहन। अर्पित गुप्ता का सवाल 443 पे आया हुआ, शॉर्ट टर्म चाइल्ड एजुकेशन के लिए कौन सा फंड सही होगा? 2,000 रुपए हर महीना ये डाल सकते हैं फिरोज।
मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊं और अगर शॉर्ट टर्म 5 साल प्लस है तो एसबीआई का चाइल्ड गिफ्ट फंड सबसे बेस्ट है। इक्विटी स्कीम है बट 5 साल का नजरिया लेके चलना पड़ेगा, उसमें आउट परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बहुत छोटी स्कीम है। एसबीआई जो सबसे लार्जेस्ट फंड हाउस है उसकी 200-250 करोड़ की स्कीम है, बट उसमें परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। 5 ईयर की लॉक इन होगी। क्यों आपको इतना पसंद है ये फंड? देखिए क्या होता है कि बहुत अच्छी काबिलियत हो फंड मैनेजर में और छोटा फंड हो और लॉक इन हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली अपना फंड, जैसे अगर आप देखें सीआईओ जो एसबीआई के हैं आर श्रीनिवासन, बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं, और उनको अगर हम लॉक इन दे दें 5 साल की और छोटा कॉर्पस दें तो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन उस स्कीम में दे पाते हैं। ये एनालिसिस हमने की थी। बेस्ट फंड मैनेजर विथ लॉक इन एंड स्मॉल स्कीम में थोड़ा एडवांटेज जरूर रहता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर मुझे लेना है 447 पे राजेश सेन गुप्ता का। हाउ लॉन्ग रेपो रेट इज लाइकली टू बी इन करंट रेंज एंड व्हाट वुड बी द रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म डेट फंड्स फॉर द नेक्स्ट 1 to 1.5 years? यस, करंट जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट कहते हैं हम इसको, वो 4% पे है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं 3 साल की, वो 4.8% पे है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि रेपो रेट होता है 1 महीने 2 महीने के पैसे के हिसाब से इंटर बैंक्स अपने एक दूसरे को लेंड करती हैं रेपो रेट पे, और 3 ईयर जीसेक है 4.7 पे। तो आपकी 4.5% की उम्मीद 1 से 1.5 साल में एक शॉर्ट टर्म फंड में गलत नहीं होगी, अगर एक्सपेंस कम हुआ तो शॉर्ट टर्म फंड चूज करते वक्त एक्सपेंस सेंसिटिविटी जरूरी है। ओके, जय किशन अग्रवाल 441 पे सवाल आया हुआ। 5 साल का बेटा है इनका और इन्हें अपने बेटे के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है उसके हायर एजुकेशन के लिए। ये कह रहे हैं कि अपनी एसआईपी हर साल 20% बढ़ाएंगे, 50 लाख रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं। यस कविता जी, अगर इनको 10 साल का टाइम फ्रेम कितना है कविता जी? आई कुडंट रीड दैट। लॉन्ग टर्म डाला हुआ है मेरे ख्याल से। अगर 5 साल का बच्चा होगा तो आप लगभग 10 साल ही और पकड़ लीजिए, 10 से 15 साल। आई थिंक अगर ये 10,000 रुपए से इंक्रीज करके फिर 20% की इंक्रीज करें तो और 15% 12% की रिटर्न मारो तो 30 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं 10 साल अप्रोक्सीमेट। ओके। तो उनको अगर बढ़ानी है कॉर्पस तो आपको टाइम फ्रेम्स 15 साल के लेने पड़ेंगे। 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे विद द सेम प्रिंसिपल। एज्यूमिंग हायर एजुकेशन के लिए है तो 20 साल की उम्र में या 18-20 साल की उम्र में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और हायर एजुकेशन भी एक साथ नहीं आता है, वो स्टैगर्ड फैशन में आता है 3-4 सालों में। सो आई थिंक 20 साल इज एन एवरेज गुड पीरियड। तो 15 सालों में आप जरूर ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। 441 पे आया हुआ विनोद कुमार जी का सवाल मैं लूंगी। ये रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने अभी लगभग 32 लाख रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। विनोद कुमार जी 441 पे इनका सवाल है। एसआईपी अमाउंट इनकी 13,000 रुपए हर महीना है। अब पूछ रहे हैं कि इज इट सपोज टू बी इंक्रीज्ड इफ आई हैड प्लान फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन? ये कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइलिंग अपनी करते हैं, ये नियमों को ये बिल्कुल फॉलो करते हैं। बताएं, 32 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, कहाँ किए थे नहीं जानते, लेकिन एसआईपी अमाउंट 13,000 रुपए है, तो अब बढ़ाना होगा? आई थिंक अगर एजुकेशन में और 3-4 साल बाकी हैं तो 32 लाख अगर एजुकेशन और मैरिज के लिए रखे हैं, लेट्स अज्यूम 50% एजुकेशन के लिए रखे हों और एजुकेशन के बाद ही तो मैरिज आती है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ही इज वेल सिक्योर्ड। क्योंकि 32 लाख में से आधा भी ले लूं तो 16 लाख हो जाते हैं, और मंथली अगर ये 13,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 1,35,000 पर एनम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अमाउंट हैज बीन एडिक्वेट इफ यू डिवाइड द कॉर्पस इनटू 50-50। आई थिंक एसेट एलोकेशन जो आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। अगर बट ये जरूर आपको पॉइंट बोलूंगा कि आपका अगर हायर एजुकेशन का गोल बहुत नजदीक आ चुका है तो उसके पैसे जरूर आप डेट में करते रहें, और अगर 2 साल में आपको हायर एजुकेशन की टाइमलाइंस दिखती हैं तो एटलीस्ट हाफ द मनी शुड कम आउट
of equity and stay in debt. ओके 448 पर मनोज शाह का सवाल। ये 40 साल के हैं और इन्हें अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है। 2020 में इन्होंने 2000 की एसआईपी की शुरुआत की है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, एलआईसी की पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य सम एश्योर्ड 5 लाख है, एक पोस्टल इंश्योरेंस है, युगल सुरक्षा सम एश्योर्ड इज 5 लाख। 2041 में रिटायर होंगे। पूछ रहे हैं कि कितना इनको और इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीना, क्योंकि इन्हें चाहिए 20 साल में 1 करोड़ रुपए। आई थिंक पहले तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे पैंडेमिक के समय में लोग नौकरियों की निकल जाती हैं, बट आई एम सो हैप्पी दैट इनको सरकारी नौकरी मिली है, तो एक सांत्वना रहती है मन में, स्पेशल फॉर पैंडेमिक। कांग्रेचुलेशन। सेकंड, अगर 1 करोड़ रुपया को 20 सालों में इकट्ठा करना है तो आपकी जो आस्क है बहुत रीजनेबल है, क्योंकि 2000 रुपए की जो एसआईपी कर रहे हैं वो आप अगर 1000 रुपए या 1500 रुपए से भी बढ़ा देंगे तो आप 1 करोड़ रुपए पे आराम से पहुंच जाएंगे 20 सालों में। बट मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपया 2041 में काफी नहीं होगा। आप अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस को रीलुक करें। महंगाई जैसे हमने बात की थी वो काफी ज्यादा है फॉर डिफरेंट गोल्स, सो रीलुक एट दिस 1 करोड़ नंबर। अगर आप उसको 2-3 करोड़ का टारगेट रखेंगे तो फिर आप आज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्ट्रेच करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ऑलराइट, आखिर के 5 मिनट है मेरे पास फिरोज के साथ, और जितने भी सवाल आप पूछना चाहते हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। फिरोज, नंदन सेठिया का सवाल लूंगी मैं, 452 पे आया हुआ। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8000 रुपए है और रिटर्न लगभग इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज मेरे ख्याल से ये बोल रहे हैं अब तक जमा हो चुका है। 2000 रुपए की एसआईपी की थी, 32% का प्रॉफिट ये कमा चुके हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और इन्वेस्टमेंट की है, तो ये पूछ रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या इन सब तमाम फंड्स में? आई थिंक ये फंड्स अगर मैं पहले देखूं, इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप में ही मेरे ख्याल से 3 चरणों में निवेश किया है फिरोज। करेक्ट। तो इनके पास जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड के बदली कोई और फंड्स लें। एसबीआई स्मॉल कैप के बदली एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, उसमें रिटर्न और रिस्क का तुलना करें तो दैट्स अ मोर एफिशिएंट फंड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी पर एनम रिटर्न कितनी बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर लिखा गया है कि 32% की प्रॉफिट बनी, तो पर एनम रिटर्न कंप्यूट करना, जो अगर आप ये अपना पोर्टफोलियो कोई भी मनी कंट्रोल पे अपडेट करेंगे तो आपको पर एनम रिटर्न समझ में आएगी, तब उसका एक करेक्ट अंदाजा मिलता है। बिकॉज एब्सोल्यूट रिटर्न एसआईपी में देखना एक मुनासिब तरीका नहीं है अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने के लिए। सो दैट्स वन पॉइंट। एसबीआई स्मॉल कैप, प्लीज मूव इट टू एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। ओके, अगला सवाल 443 पर आया हुआ रवि का लूंगी मैं। इन्होंने एबीएसएल फोकस्ड इक्विटी में 10 लाख रुपए निवेश करने हैं 5 साल के लिए, क्या ये सही होगा? मेरे हिसाब से एबीएसएल एज अ बिरला ग्रुप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इक्विटी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है लास्ट 3-4 सालों से। अगले 1-2 साल तक की अंडर परफॉर्मेंस हमें लगती है उनके पोर्टफोलियो क्रिएशन को देखते हुए, तो 10 लाख का एक लमसम अमाउंट इसमें डालना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपनी इक्विटी स्ट्रेटजी इन द करंट सिचुएशंस बेहतर पकड़ है उनकी, तो बेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वुड बी एक्सिस, मिराई, एसबीआई एंड एट बेस्ट कैनरा रेबेको। ये 4 स्कीम्स में आप अगर 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 2.5 लाख रुपए लगाएंगे तो स्कीम्स बता देता हूं। मेरा एसेट लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एचडीएफसी इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कैनरा रेबेको ब्लू चिप, ये 5 स्कीम्स विल बी बेटर देन पुटिंग वन lump sum investment in an asset management company which has not got its equity strategy right. ऑलराइट, आखिरी सवाल आरिफ अली का लूंगी, 456 पे आया हुआ। इनके फादर जुलाई में रिटायर हो रहे हैं, लगभग 40 लाख रुपए उनको मिलेंगे। अगले 10 साल तक इन पैसों की जरूरत नहीं है, तो पूछ रहे हैं कि कहाँ और कैसे निवेश करें। तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। रिटायरमेंट का कॉर्पस 10 साल तक प्रयोग नहीं हो, ऐसी रिटायरमेंट सबको मिले, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज 10 साल इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो
50 to 60% आप इक्विटी में जरूर डालें, माना कि रिटायरमेंट कॉर्पस है, 40 to 50% डेट में डालें, और डेट में भी अगर आप डालें तो भारत बॉन्ड ईटीएफ जैसा ईटीएफ खरीदें जहां पे कॉस्ट कम हो, क्योंकि ब्याज दरें कम हो गई हैं। उस कम ब्याज दरों में अगर 1.5-2% की कॉस्ट दे देंगे तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा। सो डेट में ईटीएफ खरीदें, ये रिकमेंडेशन होगी। भारत बॉन्ड ईटीएफ जिसमें पीएसयू कंपनीज हैं, तो आपको वो डिफॉल्ट करने की भी रिस्क इतनी नहीं रहती है। और जो इक्विटी साइड है उसको अच्छी तरह से डिवर्सिफाई करें और 50% से 60% इक्विटी रखें। और यही शो में हमने काफी स्कीम्स की बात की, उसमें से आप स्कीम्स जरूर चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्कीम्स देखने के लिए आपको थोड़ा सा फीड को रिवाइंड करना होगा, और बहुत दर्शकों को फंड्स रेकमेंड किए हैं फिरोज ने, आप वो सलाह उनकी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज, समय निकाल के आज तमाम उलझने सुलझाने के लिए। और दर्शकों से भी गुजारिश है कि जिनके सवाल अभी नहीं ले पाए हैं, शुक्रवार को मिलेंगे आपसे शाम को 5 बजे, जहां फिरोज भी होंगे और आपके सवालों के जवाब एक बार फिर से देंगे। नमस्कार।